नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अब बढ़ा दिया है और अधिकारियों को सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी और तलाशी की ताकत भी दे दी गई। यानी अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी अभियान जारी रख सकता है। इससे पहले बीएसएफ को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त था। इस फैसले के मुताबिक अब सीमा सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं उनको पुलिस अधिकारियों की शक्तियां दी जा रही हैं और गृह मंत्रालय के इस फैसले पर अब राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। भारत सरकार के इस एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। ये संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। और उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले पर एक तरह से गृह मंत्रालय के साथ आते हुए कहा है कि हमारे सैनिक कश्मीर में मारे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा पंजाब में ज्यादा से ज्यादा हथियारों और ड्रग्स को भेजते हुए देख रहे हैं। बीएसएफ की बढ़ी हुई मौजूदगी और शक्तियां ही हमें मजबूत बनाएंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटें। और अब बात बिजली संकट की, जो गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार अभी भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश के बड़े बिजली घरों में कोयला संकट जारी है। 135 में से 116 थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। और इस बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयला कंपनियों ने 20 लाख टन कोयला पावर प्लांट्स तक पहुंचा दिया है। मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहां तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था। और 20th के बाद, 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए, आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। देश में बिजली संकट को लेकर बढ़ती चिंता के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को बिलासपुर में ये बयान दिया। मंगलवार को प्रहलाद जोशी ने दावा किया था कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 22 दिनों का कोयले का स्टॉक है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जारी ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकतर पावर प्लांट्स में कोयले का संकट बना हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की 11 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 116 में कोयले का स्टॉक घटकर क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर आ गया है। सबसे ज्यादा कोयला संकट उन पावर प्लांट्स में है जिनके पास कोयला 1500 किलोमीटर तक दूर की कोयला खानों से पहुंचता है। ऐसे 69 पावर प्लांट्स हैं जिनके पास 4 दिन से भी कम का कोयले का स्टॉक है, जबकि 27 पावर प्लांट्स के पास 7 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की यह ताजा रिपोर्ट दिखाती है कि कोल इंडिया लिमिटेड और कोल प्रोडक्शन करने वाली दूसरी कंपनियों की कोशिशों के बावजूद देश के 85% से ज्यादा थर्मल पावर स्टेशंस कोयले की किल्लत से जूझ रहे हैं और उनके पास तय स्टॉक के मुताबिक कोयला मौजूद नहीं है। एक तरफ भारत सरकार कहते हैं कोई कोयला संकट नहीं, कोई बिजली का संकट नहीं, और दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है। उधर कोयला और बिजली संकट की वजह से कई राज्य सरकारों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पावर एक्सचेंज पर बिजली की रेट को कैप करने की मांग की है, लेकिन पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यानी PXIL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किरीट पारिख ने इसे खारिज कर दिया है। The solution is obviously rely on the market mechanism, which is what the exchanges do, but try to improve
कोल का सप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है कि बस हम मार्केट को सस्पेंड कर रहे हैं मोर लेस, कहते कि जे डिस्कॉम्स के पास सरप्लस पावर है वो हमें बताया कितना सरप्लस है, हम एलोकेट करेंगे किसके साथ जाएंगे। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा चुकी है कि निजी बिजली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए सरकार ने कोयले का संकट पैदा किया है, लेकिन असली संकट इस आरोप से बड़ा है। कोयले की किल्लत दूर नहीं हुई तो बिजली संकट भी बढ़ेगा। दिल्ली से कैमरामैन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी जमानत नहीं मिल सकी और अब जमानत पर आज दोपहर 12 बजे वो सुनवाई जारी रहेगी, जो कल अधूरी रह गई थी। बुधवार को कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी के बीच लंबी बहस चली है। आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान के पास से किसी तरह की ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, उनके पास से कैश भी बरामद नहीं हुआ। वहीं एनसीबी ने दलील दी कि आर्यन खान पेडलर के संपर्क में थे और ये बड़ी साजिश हो सकती है। एनसीबी ने यह भी कहा कि किसी एक आरोपी के पास सामग्री न मिलने का मतलब ये नहीं कि वो साजिश का हिस्सा नहीं था। और खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर कल रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लाल कुआं की तरफ से गाजियाबाद आ रही एक बस भाटिया मोड़ के पास फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। बस ड्राइवर ने फ्लाईओवर से अचानक नियंत्रण खो दिया और दूसरी तरफ आकर बस फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। तो यह हादसा गाजियाबाद में हुआ है, भाटिया मोड़ के पास, जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी है और अब तक बताया जा रहा है कि 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कई की हालत वहां पर नाजुक बताई जा रही है और अभी भी मौके पर बचाव और राहत का काम किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बीएसएफ को लेकर एक बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी और तलाशी की ताकत भी दे दी। यानी अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकता है। इससे पहले बीएसएफ को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक कार्रवाई करने का अधिकार था। इस फैसले के मुताबिक अब बीएसएफ अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां दी जा रही। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर अब राजनीतिक विवाद भी हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। भारत सरकार के इस एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। यह संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले पर कहा, हमारे सैनिक कश्मीर में मारे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा पंजाब में ज्यादा से ज्यादा हथियारों और ड्रग्स को भेजते हुए देख रहे हैं। बीएसएफ की बढ़ी हुई मौजूदगी और शक्तियां ही हमें मजबूत बनाएंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटें। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आप क्या मांग रहे हैं, इसे लेकर सावधान रहें। क्या चरणजीत चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को सौंप दिया है? 25,000 वर्ग किलोमीटर, कुल 50,000 वर्ग किलोमीटर में से अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। पंजाब पुलिस का अपमान हुआ है। क्या हम अब भी राज्यों के लिए ज्यादा स्वायत्तता चाहते हैं? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੈਣ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ। बीएसएफ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਔਰ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करना चाहिए। कोरोना ने दुनिया भर में कहर मचाया, हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं रहा। लाखों लोग मारे गए। दूसरे दौर के दौरान लोग बिना ऑक्सीजन और इलाज के तड़प तड़प कर मरते रहे। लेकिन अब जश्न की तैयारी है, और जश्न क्यों वो बताते हैं। कोरोना वैक्सीन के 1 अरब डोज दिए जाने को लेकर बीजेपी जबरदस्त जश्न की तैयारी कर रही। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 अक्टूबर तक वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगा दी जाएगी। बीजेपी इसे चुनावी राज्यों में बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की तैयारी में। बीजेपी आलाकमान ने सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों और पदाधिकारियों से कहा है कि राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएं। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं पुलिस ने आशीष मिश्रा के दोस्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने, बता दें आपको, कि रिमांड मांगी थी इसके लिए। घटना वाले दिन किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे अंकित दास अपनी फॉर्च्यूनर लेकर चल रहा था। किसानों को कुचलती हुई थार के पीछे दौड़ती हुई फॉर्च्यूनर अंकित दास की ही थी और अंकित खुद उसमें सवार था। मौके वारदात के वीडियो से यह साफ नहीं पता चलता कि क्या कुछ किसानों को फॉर्च्यूनर ने भी कुचला। अंकित को गिरफ्तार कर पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पहले उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। बाद में अदालत ने उनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली। जुडिशियल रिमांड जो प्रोसिक्यूशन ने मांगी थी वो जुडिशियल रिमांड मानवीय कोर्ट ने अलाउ कर दी है। 22 अक्टूबर तक के लिए अंकित दास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। घटना वाले दिन 3 अक्टूबर को अंकित की फॉर्च्यूनर में सवार उसके कर्मचारी या ड्राइवर शेखर भारती को किसानों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। उसने बताया था कि जो थार किसानों को कुचल रही थी वो उसके पीछे था। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। अंकित दास गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा का करीबी बताया जाता है। उसका लखीमपुर खीरी में जमीन जायदाद और ठेकेदारी का काम है। पुलिस कस्टडी रिमांड के विरोध में उनके वकीलों ने उनकी बीमारी का हवाला दिया। स्लीप डिस्क के बीमार हैं, शुगर के पेशेंट हैं और लीवर के पेशेंट हैं। इसका हमने मेडिकल लगाया है कि ये बीमार आदमी है, ये कहाँ पुलिस कस्टडी में जाएंगे, इनको प्रॉब्लम होगी और टॉयलेट में बैठने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। उधर आज घटना के 10वें दिन प्रदेश सरकार के नुमाइंदे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और थार के ड्राइवर हरिओम के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को शहीद का दर्जा हम देंगे पार्टी के प्रति, क्योंकि पार्टी के लिए वो शहीद हुआ है। कोई काम से नहीं गया था, वो पार्टी को माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो गया था रिसीव करने के लिए जा रहे थे और उनको करना भी चाहिए। हमें ये भरोसा है कि हमारी पार्टी हमारे साथ में खड़ी, और उन्होंने कहा भी है कि हमारे परिवार के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी कोई जरूरत होगी तो उनसे हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम तरह के सबूत मौजूद हैं। आशीष मिश्रा से वो पहले ही पूछताछ शुरू कर चुकी है। अंकित दास से पूछताछ होगी तो चीजें और ज्यादा साफ होंगी। लखीमपुर में प्रतीक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने दिल्ली में कई अहम जगहों की रेकी कर उसकी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। उसके अलावा वो सेना के मूवमेंट की जानकारी भी दे रहा था। संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ से दिल्ली के लोधी कॉलोनी में
स्पेशल सेल के दफ्तर में दिल्ली पुलिस के अलावा आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एनआईए पूछताछ कर रही है। उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पुलिस को अशरफ से पूछताछ में पता चला कि वो पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली में उसने करीब 10 जगहों की रेकी की है और इसकी जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने 2011 में हुए दिल्ली हाईकोर्ट धमाके के पहले हाई कोर्ट की रेकी की थी। इसके अलावा वो इंडिया गेट, लाल किला और कश्मीरी गेट बस अड्डे की भी रेकी कर चुका है। वो जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों और उनके गाड़ियों की मूवमेंट की रेकी कर चुका है। वो सेना के गाड़ियों के नंबर कोड वर्ड में भेजता था और हर 6 महीने में अपना नंबर बदल लेता था। पुलिस के मुताबिक अशरफ अपने हैंडलर से संपर्क में आने के लिए मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए बहुत कम ही जुड़ता था। अशरफ को लगातार आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स फोटो के जरिए लोकेशन और अगला टारगेट बताते थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि जो हथियार अशरफ की निशानदेही पर बरामद हुए हैं वो इसे किसी को देने थे या खुद इस्तेमाल करने थे। मोहम्मद अशरफ 2004 में भारत आया। यहाँ पर बिहार में उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान पत्र हासिल किया। पकड़े जाने के पहले वो दिल्ली समेत कई शहरों में रहा। ऐसे में जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को जमानत नहीं मिल सकी। अब जमानत पर आज दोपहर 12 बजे सुनवाई शुरू होगी। कल सुनवाई पूरी न होने की वजह से आज उस सुनवाई को फिर से जारी किया जाएगा। बुधवार को कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी के बीच लंबी बहस चली। आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान के पास किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला, उनके पास से कैश भी नहीं बरामद हुआ। वहीं एनसीबी ने दलील दी कि आर्यन खान पैडलर के संपर्क में थे और ये बड़ी साजिश हो सकती है। एनसीबी ने यह भी कहा कि किसी एक आरोपी के पास सामग्री ना मिलने का मतलब ये नहीं कि वो साजिश का हिस्सा नहीं। गाजियाबाद में कल रात बड़ा हादसा हो गया। लालकुआं की तरफ से गाजियाबाद आ रही एक बस भाटिया मोड़ के पास फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए। कई घायलों की हालत गंभीर है। राहत और बचाव अभियान जारी है। बस ड्राइवर ने फ्लाईओवर से अचानक नियंत्रण खो दिया और दूसरी तरफ आकर बस नीचे गिर गई। पिछले 15 दिनों के अंदर बेंगलुरु में चौथी बिल्डिंग गिर गई। इस बार भी लोगों की किस्मत ने साथ दिया, किसी की जान नहीं गई। यह उन 26 इमारतों में से एक थी जिन्हें बीबीएमपी ने अपने सर्वे में खतरनाक पाया था और इन्हें गिराने का फैसला किया गया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग की बुनियाद हिल गई। पश्चिमी बेंगलुरु के कमला नगर में एक और इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जिनका घर गिरा उनके सपने बिखरे। हर तरफ बेबसी का आलम। मैं घर से बाहर थी जब ये सब हुआ। मेरे बच्चों का सब कुछ खत्म हो गया। सारा सामान उसी में रह गया। बहुत मुश्किल से गारमेंट फैक्ट्री में काम करके मैंने इतना कुछ जमा किया था, सब चला गया। बचा हुआ घर कभी भी गिर सकता है। इसके बावजूद मोह माया से लोग खुद को दूर नहीं कर सके। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग अपने मकानों से सामान निकालने की कोशिश करते दिखे। पानी बारिश आ रही है ना, बारिश की खुश हो रही है। ऐसा बोला। इससे पहले विल्सन गार्डन में बहुमंजिला इमारत गिरी, फिर डेयरी सर्कल और इसके बाद कल्याण नगर की बिल्डिंग गिरी और अब कमला नगर। जिनका आशियाना उजड़ा है वो इन्हें नए सिरे से बसाने की कोशिश में जुट गए हैं। एक के बाद एक इस शहर में बिल्डिंग्स गिर रही हैं। इससे एक बात साफ है कि रिश्वतखोरी के जरिए बिल्डिंग बायलॉज का खुलकर यहां उल्लंघन हुआ है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।